नमस्कार, मैं रविश कुमार। जिस दिन आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफे का ऐलान किया था, उस दिन प्राइम टाइम पर अहमदाबाद से एक पत्रकार प्रशांत दयाल ने कहा कि वे जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझते हैं, उसके आधार पर कह सकते हैं कि उन्हें मीडिया को गलत साबित करने में बहुत मजा आता है। जिसका भी नाम मीडिया में नए मुख्यमंत्री के तौर पर चलेगा, हो सकता है वो ना बने। लगता है प्रशांत दयाल की बात आज सही हो गई। दिन भर गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में नितिन पटेल का नाम चलता रहा। संभावित उम्मीदवार और सूत्रों के हवाले से नितिन पटेल का नाम काफी आगे निकल चुका था। इस भरोसे के साथ कि शाम को होने वाली पार्टी विधायक दल की बैठक में ऐलान की औपचारिकता ही रह गई है और नितिन पटेल नए मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मीडिया को गलत साबित कर दिया। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष विजय रूपाणी नए मुख्यमंत्री होंगे। सुबह से चैनलों पर रूपाणी का इंटरव्यू नहीं चला, नितिन पटेल का नाम और इंटरव्यू चल रहा था। उन्हीं के घर पर कैमरे थे। हमारे सहयोगी राजीव पाठक ने भी संभावित उम्मीदवार के तौर पर उनका इंटरव्यू किया। ये हिस्सा देखिए। तो लगता है कि पटेल आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। हार्दिक पटेल अभी भी आगे आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। ईबीसी आरक्षण हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आने वाला ताज कांटों भरा होगा। देखिए, मैं जब से छोटा हूं तब से सुनता आता हूं कि ये सीएम का या प्राइम मिनिस्टर का ताज वो कांटे वाला ही होता है, क्योंकि उसके साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई थी। लोगों को अपेक्षाएं बहुत होती है। लोकशाही में अपेक्षाएं होनी भी चाहिए और अपेक्षाओं को, लोगों की ज़रूरतों को पूर्ण करना वो गवर्नमेंट की, चीफ मिनिस्टर की, मंत्रियों की जवाबदारी है। वो जिम्मेदार पद ही है। ऐसा है कि सबको इसमें बहुत काम करना पड़ता है। अगर पार्टी जिसको भी जिम्मेदारी देगी, इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी, चुनौती जरूर होगी। लेकिन जब विधायक दल की बैठक के बाद नाम का ऐलान हुआ तो जिसका नाम सीएम के लिए चल रहा था वो डिप्टी सीएम बन गया। फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे मीडिया का धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रशांत दयाल की बात याद आ गई और मुझे हंसी भी आई, यह सोचकर कि कहीं नितिन गडकरी जी भी मीडिया का धन्यवाद इसलिए तो नहीं कर रहे कि उसने नितिन पटेल का नाम चलाकर रूपाणी का रास्ता आसान कर दिया, या वो गलत साबित हो गया। दिन भर जो खबर चलाई अब गलत होने वाली है। सही खबर अब मैं दे रहा हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि विजय रूपाणी का नाम आनंदीबेन पटेल ने प्रस्तावित किया और गुजरात के विधायकों ने उनके नाम का समर्थन कर दिया। नाम की घोषणा के बाद जो माला पहनाई गई उसमें विजय रूपाणी, नितिन पटेल और आनंदी पटेल तीनों आ गए। आनंदीबेन पटेल ने भी दोनों के साथ विक्ट्री साइन बनाई और अपनी खुशी जाहिर की। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने गुलदस्ता देकर विजय रूपाणी का अभिनंदन किया तो उन्होंने बाकायदा दोनों हाथ जोड़कर झुककर अमित शाह का आभार जताया। लेकिन जब अमित शाह ने गुलदस्ता लेकर गए और नितिन पटेल को दिया तो वो खड़े खड़े स्वीकार कर लिया। वो रूपाणी साहब की तरह झुके नहीं आधे तक। हो सकता है इन तस्वीरों का कुछ मतलब ना निकलता हो, मगर ये तस्वीरें दिलचस्प हैं, आगे आप समझ जाएंगे। मीडिया में यह बात चल ही रही थी कि अमित शाह विजय रूपाणी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आनंदीबेन पटेल नहीं चाहती थी कि विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने। यह खबर अपने आप में झटके की तरह है। क्या नितिन पटेल जैसा वरिष्ठ मंत्री और मोदी युग के, पिछले 16 साल के मोदी युग के गुजरात को रग रग से जानने वाला नेता ऐसी नादानी करेगा कि मीडिया के कहने पर इंटरव्यू देने लगे, कुर्सी लगाकर बैठ जाए और नाम के ऐलान से पहले अपने आप को संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर? क्या कभी नितिन पटेल बता सकेंगे कि उन्हें सुबह तो मुख्यमंत्री के लिए कहा गया था या उनसे सीएम के तौर पर इंटरव्यू देकर उनसे एक बड़ी गलती हो गई? वो खुद तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। पत्रकारों से ज्यादा बीजेपी के विधायक और मंत्री जानते होंगे कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी की शैली क्या है। नितिन पटेल 2002 और 2007 को इस दौरान को छोड़ दें तो 1995 से बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल सरकार में भी महत्वपूर्ण मंत्री रहे। उनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिल्डिंग जैसे मंत्रालय थे। मेहसाणा से विधायक हैं। गुजरात के पत्रकार प्रशांत दयाल ने पुरानी बात याद दिला दी कि 90 के दशक में पटेल आरक्षण का भूत नितिन पटेल ने ही खड़ा किया था। वही ये कहकर पटेलों को एकजुट करते थे कि कांग्रेस ने चौधरी को आरक्षण दे दिया और ओबीसी में हम पीछे रह गए। मगर हार्दिक पटेल के नेतृत्व में जो पटेल आरक्षण का मसला उभरा, उसमें नितिन पटेल ने किनारा कर लिया। वो सत्ता के साथ रहे, समाज के साथ नहीं। शुक्रवार को दिन भर इंटरव्यू देते नितिन पटेल ने मीडिया के सामने पटेल आरक्षण और दलित आरक्षण से निपटने के उपाय भी बता दिए कि मैं ये करने वाला हूं। इतना वरिष्ठ राजनेता बिना ऊपर से मिले आदेश या संकेत के अपने घर मजमा नहीं लगाएगा। हालांकि उनका इंटरव्यू संभावित उम्मीदवार के तौर पर ही हो रहा था,
मगर वे इंटरव्यू दे रहे थे भावी सीएम के रूप में। गुजरात में बीजेपी की सरकार में पहली बार किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, मेरी अपनी जानकारी में। इससे पहले कांग्रेस के चिमन भाई पटेल की सरकार में नरहरि अमीन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्या डिप्टी सीएम का पद किसी सत्ता संतुलन के लिए है या नितिन पटेल का नाम मान रखने के लिए कि झटका तो ठीक है, बहुत ज्यादा झटका शायद ठीक ना हो। एक वरिष्ठ विधायक और मंत्री को छोड़कर पहली बार विधायक बने विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि नितिन पटेल और विजय रूपाणी दोनों ही 1956 के साल में पैदा हुए थे। नितिन पटेल 1.5 महीना बड़े हैं विजय रूपाणी से, मगर सरकार में रूपाणी से पटेल 1.5 महीना छोटे हो गए, उनके डिप्टी बन गए। हो जाता है राजनीति में। विजय रूपाणी का राजनीतिक यात्रा बहुत पुरानी है। सरकार का अनुभव भले कम हो मगर संगठन का बहुत ज्यादा है। वे आपातकाल में जेल गए, 2006 से 12 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, राजकोट के मेयर और उससे पहले पार्षद रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। 2014 में उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने, क्योंकि विधायक वजुभाई वाला को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया था। पहली बार विधायक बनते ही कैबिनेट मंत्री बन गए और आनंदीबेन की सरकार में परिवहन और जल आपूर्ति मंत्री बने। 2 साल के भीतर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कानून की डिग्री है, 24 साल की उम्र से बीजेपी में सक्रिय रहे हैं। विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही हैं। जब आनंदी पटेल ने इस्तीफा दिया तब इंडियन एक्सप्रेस में शीला भट्ट ने लिखा था कि गुजरात सरकार में बाहर से अमित शाह की बढ़ती दखलंदाजी और राष्ट्रीय स्तर पर उनके बढ़ते प्रभाव के कारण आनंदीबेन ने यह रास्ता अपनाया ताकि खास मौके का लाभ उठाकर अमित शाह को चेक किया जा सके। आनंदीबेन को शिकायत है कि पटेल और दलित आंदोलनों के वक्त पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि रूपाणी अमित शाह के नजदीकी थे, लेकिन अंत में अमित शाह की जीत हुई। विजय रूपाणी अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। कुछ दिन पहले विजय रूपाणी ने बयान दिया था कि मुझे पार्टी और संगठन का काम दिया गया है और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है और यही मेरी प्राथमिकता भी है। मीडिया ने भी गंभीरता से लिया कि विजय रूपाणी खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर कर रहे हैं, मगर यह सब तो कहने के लिए होता है, मीडिया को समझना चाहिए था। नरेंद्र भाई मोदी जी और श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जो विकास की डेवलपमेंट की राजनीति आगे बढ़ाई है और नरेंद्र भाई ने जो सूत्र दिया था कि सबका साथ सबका विकास, ये विरासत को आगे बढ़ाकर आने वाले 17 के चुनाव हम सब साथ मिलकर और गुजरात को पूरा देश का रोल मॉडल बनाने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। और आज माननीय आनंदीबेन जी ने ये प्रस्ताव रखा और बाकी लोगों ने समर्थन दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं, राजीव पाठक भी जुड़ जाएंगे, हमारे डिप्टी एडिटर। अखिलेश, गुजरात की राजनीति में कहा जाता था कि 1 से 10 तक सिर्फ मोदी ही हैं, 10 के बाद कोई दूसरा नाम नहीं है। लगता है कि ये उन्हीं नामों का संकट है, पर हुआ क्या? मतलब सुबह से पटेल साहब इंटरव्यू दे रहे थे, मुझे यकीन नहीं होता कि इतना सीजन नेता, इतना बड़ा नेता, अनुभवी नेता, बड़ा हो या ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की हरकत क्यों करेंगे कि सबको बुलाकर इंटरव्यू देने लगेंगे? नहीं, बिल्कुल जायज़ सवाल है रवीश, और ये दिखाता है कि बीजेपी गुजरात के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। नरेंद्र मोदी के रहते हुए शायद ये आवाज़ें उठ नहीं पाई, जो गुटबाजी थी वो सामने नहीं आ पाई, मगर दबी जुबान में ये बात तो होती ही थी कि आनंदीबेन पटेल अमित शाह की पटरी कभी बैठ नहीं पाई। जब परिवर्तन हुआ गुजरात में, जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए, अमित शाह भी दिल्ली आ गए, तो उसके बाद बिल्कुल एक तरह से साफ हो गया था कि अमित शाह चाहे दिल्ली आ गए हो मगर उनकी जो दिलचस्पी है गुजरात में वो बनी हुई है। तो अब एक के बाद एक जो घटनाक्रम होता गया उससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि जो दोनों के मतभेद है वो सामने आए हैं, और जो आज का झगड़ा हुआ और आज जो नाटकीय घटनाक्रम दिन भर का हुआ है उससे भी यही बात साबित होती है। झगड़ा क्या हुआ अखिलेश? झगड़ा भी हुआ इसके पहले? जी हाँ, बिल्कुल झगड़ा जो हुआ है, बहस हुई है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक विधायक दल की बैठक जो शाम 4 बजे शुरू होनी थी उसकी शुरुआत होने में देरी हुई, क्योंकि उससे पहले 6-7 नेताओं की बैठक हुई। दिल्ली से जो पर्यवेक्षक गए थे, नितिन गडकरी, सरोज पांडे, वो उस बैठक में थे, दिनेश शर्मा उसमें थे, वी सतीश जो कि संगठन सह मंत्री है वो उस बैठक में थे, आनंदीबेन पटेल और अमित शाह भी थे। जब ये बात रखी गई कि विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो आनंदीबेन पटेल ने इसका तीखा विरोध किया। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, विजय रूपाणी को नहीं। आनंदीबेन पटेल ने यह भी कह दिया अमित शाह को कि पिछले 2 साल से वो उनकी सरकार को अस्थिर करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। लेकिन इस पर अमित शाह ने साफ साफ कहा कि विजय रूपाणी जो है वो अधिकांश विधायकों की पसंद है। इसी बीच जो बहस हो रही थी, वी सतीश जो कि संगठन सह मंत्री उस बैठक से उठकर बाहर आए और बाहर आकर के उन्होंने, माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की,
जिसके बाद फिर दोबारा वो बैठक के अंदर गए और फैसला सुनाया कि विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री होंगे और नितिन पटेल जो डिप्टी सीएम होंगे। दोनों ही गुटों को साधना और दोनों को साथ लेना। शायद नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो यही काम करते थे, क्योंकि तब भी दोनों की पटरी नहीं बैठ पाती थी, और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ये भी बताया गया कि आनंदीबेन पटेल काफ़ी भावुक हुई जब विधायक दल की बैठक में वो गई, अपने इस्तीफे का उन्होंने ऐलान किया और कहा कि वो छोड़ रही है। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन की गाथा बताई कि किस तरह से उन्होंने स्कूल टीचर की तरह अपना जीवन शुरू किया था और आज वो यहाँ तक पहुँची हैं। एक तरह से उन्होंने इशारा भी कर दिया कि आगे वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहने वाली है। राजीव पाठक हमारे साथ हैं। राजीव, हम ये जानना चाहते हैं कि मैं अखिलेश से पूछ रहा था कि ये जो झगड़ा हुआ है आनंदीबेन पटेल और अमित शाह के बीच में, ये आज समाप्त हो गया या आज और मुखर हो गया, सार्वजनिक हो गया एक तरह से? देखिए, ये समाप्त नहीं हुआ है, ये आज जरूर मुखर हो गया। लेकिन अमित शाह के लिए ये बता दूं कि आपको नरेंद्र मोदी के यूपी, अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन 2017 में अगर गुजरात का चुनाव नरेंद्र मोदी हारते हैं तो सभी को यही लगेगा कि उन्हें एक दिन भी प्रधानमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं बचता है। तो यही बात रही जिसमें अमित शाह बाजी मार ले गए आनंदीबेन पर। अमित शाह की ताकत संगठन की ज्यादा है, आनंदीबेन की संगठन की ताकत ज्यादा नहीं है, और इसीलिए संगठन की शक्ति सरकार के साथ रहे और सरकार के से संगठन की शक्ति दूर न रहे, इसलिए अमित शाह की नरेंद्र मोदी पर भी चली और आनंदीबेन आज पटखनी खा गई। झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आनंदीबेन संगठनिक तौर पर ज्यादा डैमेज कर सकने की स्थिति में अमित शाह को नहीं है। 2 साल में आनंदीबेन ने बतौर मुख्यमंत्री जितने विरोध पार्टी से झेले हैं, विजय रूपाणी को उतने विरोध नहीं झेलने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, आनंदीबेन के इस्तीफे के बाद और पटेल मुख्यमंत्री न बनने के बाद हमें ये सूत्र आनंदीबेन के करीबी सूत्र बता रहे हैं कि पहले नरेंद्र मोदी भी इस बात पर तैयार थे कि हाँ, आनंदीबेन की जगह किसी पटेल को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन अमित शाह ने उन्हें कन्विंस किया है कि अगर मेरी जिम्मेदारी है संगठन की, जो मेरी वहाँ पर जो भी मेहनत करनी है वो अगर लगनी है तो मेरी पसंद का सीएम होना चाहिए, और मेरी पसंद के सीएम विजय रूपाणी हैं। और 2017 की जीत को लेकर आज जरूर अंदरूनी पटखनी में नरेंद्र मोदी को अमित शाह कन्विंस कर पाए हैं। पर राजीव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, आज ये बात मुखर हो गई, एक तरह से औपचारिक भी हो गई अगर ये झगड़ा हुआ जिसकी तरफ अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी ने इशारा किया कि दोनों में बहस हुई, तो इसका मतलब अमित शाह बहुत बाहर से कोशिश कर रहे थे इस संगठन के झगड़े को इस स्थिति में लाने के लिए। क्या ये बात औपचारिक हुई? दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं कि विजय रूपाणी जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जैन समाज के बताए गए, उसका मतलब वोट का कोई आधार नहीं है। ठीक है, अब ये लगता है कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी को ये आत्मविश्वास है कि गुजरात की जनता जो है वो एकदम उनके साथ विचारधारा या व्यक्तिगत पसंद या काम के आधार पर जुड़ी हुई है। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि नितिन पटेल को ना बनाना, क्या बीजेपी ने एक बड़ा जोखिम लिया है ऐसे वक्त में जब पटेल आंदोलन चल रहा हो? और दूसरा कि आप लोग किस आधार पर नितिन पटेल का इंटरव्यू कर रहे थे? क्या वो सचमुच वो इस बात से गदगद थे कि उनका नाम तय हो गया और ये सारी बातें आखिरी वक्त में पलटी हैं? देखिए, कल शाम तक नितिन पटेल का और विजय रूपाणी का दोनों का इंटरव्यू करने के लिए जिस दिन से आनंदीबेन ने इस्तीफा दिया उसी दिन से सारे लोग कोशिश कर रहे थे। कल रात को भी नितिन पटेल ने मना कर दिया था कि अभी कुछ तय नहीं है, जब विधायक मंडल की बैठक में तय होगा तब होगा। लेकिन आज सुबह उन्होंने सबको हाँ कहा कि हाँ, मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने औपचारिक तौर पर यह कहा कि 4 बजे तय होगा, लेकिन सारी बातें वो कही जो एक मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति कहता है कि ये कांटों भरा ताज है, ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और ये हम लोग कोई भी जिम्मेदारी होती है उसे निभाने के लिए तैयार हैं। प्रायोरिटी क्या रहेगी, पटेल आंदोलन को कैसे निपटा जाएगा, दलित आंदोलन को किस तरह से निपटा जाएगा, ये सब कोई नहीं बनने वाला मुख्यमंत्री कभी कहता ही नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति खुलकर बात कर रहा है, पार्टी कहीं से डिनायल मोड में नहीं है, पार्टी कहीं पर भी नहीं कह रही है, वरना नितिन पटेल 1990 से विधायक हैं,
25 साल से विधायक हैं, सिर्फ 2002 का एक चुनाव नितिन पटेल हारे हैं, तो कोई आज आए हुए वो खिलाड़ी नहीं है राजनीति के। तो उनको भी जरूर पार्टी से इंडिकेशन थे कि आपको बनाया जा रहा है और आप अब मीडिया में बात कीजिए, उसी के आधार पर वो बातचीत कर रहे थे। और जब कोई खुलकर जो दावा कर रहा है वो आ रहा है, तो साफ तौर पर मीडिया उसी को लेकर आगे बढ़ेगा।